हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारुल मिश्रा और आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिमांड और साथ ही साथ उसके जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि डिमांड बेसिकली होती क्या है। डिमांड तब होती है जब एक कंज्यूमर विलिंग होता है, यानी कि कोई भी चीज़ खरीदने के लिए इच्छुक होता है और साथ ही साथ वो उस चीज़ पे खर्च भी करे। ये नहीं कि मेरी इच्छा है कि मुझे BMW चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, बट आई एम नॉट विलिंग टू पे। ठीक है, इवन आई डोंट हैव मनी टू पे। समझे आप? जब मेरे पास मनी भी है पेमेंट करने की और मैं विलिंग भी हूँ उस टाइम पीरियड के दौरान, वो होती है डिमांड। सिर्फ विलिंगनेस होने से कुछ नहीं होता है और ना ही सिर्फ मनी होने से कुछ होता है। दोनों चीजें होने से ही क्या होती है? डिमांड होती है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। डिमांड बेसिकली क्या होती है? डिमांड जब होती है जब एक कंज्यूमर विलिंग होता है और एबल होता है कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए उसके गिवन प्राइसेस पे। और कब? उसी टाइम पीरियड के दौरान। तो डिमांड की डेफिनेशन आपके सामने ये लिखी हुई है, रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो क्वांटिटी मुझे खरीदनी है किसी भी गुड की या फिर किसी भी सर्विसेज की मुझे क्वांटिटी लेनी है, और मैं यानी कि कंज्यूमर क्या है? विलिंग है। विलिंग का मतलब क्या होता है? इच्छुक है और वो खर्च भी कर सकता है एंड एबल टू परचेज, वो खरीद भी सकता है एट वेरियस प्राइजेस, जो भी उस चीज़ के प्राइस है उस पे। कब? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। आई होप आपको डिमांड क्लियर हो गई होगी कि डिमांड हम किसे बोलते हैं। अब डिमांड के बाद मैंने यहाँ पे जो नोट्स लिखे हुए हैं उसमें क्या है? द क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी डिमांड होता है ना, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि क्वांटिटी डिमांडेड कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है? जो क्वांटिटी में डिमांड कर रही हूँ ना, वो हमेशा किस में एक्सप्रेस होगी? वो हमेशा गिवन प्राइस में एक्सप्रेस होगी। कैसे एक्सप्रेस होगी? जैसे कि मुझे 10 यूनिट्स खरीदनी है, तो 10 यूनिट्स कितने प्राइस में मिल रही है, उससे मेरी क्वांटिटी डिमांड को मैं क्या करूँगी? एक्सप्रेस करूँगी। अभी इसको मैं आगे और भी क्लियर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड है और एक और टॉपिक होगा जिसमें आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा, वो क्या होगा अभी हम आगे उसको डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप बस इतना याद रखिए कि क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा गिवन प्राइस के ही बेसिस पे एक्सप्रेस होती है। अब आपके सामने एक और टॉपिक मैंने लिखा हुआ है जिसका क्या नाम है? सेट्रस पैरिबस। अभी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये लिखने का क्या मतलब था? यहाँ पे ये लिखने का ये मतलब था कि जब मैं क्वांटिटी डिमांड की बात करूंगी ना, तो हमेशा मैं प्राइस के बेसिस पे चीज़ को जज करूंगी, ना कि अदर फैक्टर्स की वजह से। अभी जो अदर डिटर्मिनेंट्स होंगे डिमांड के, वो क्या होंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इस सेट्रस पेरिबस याद रखना है कि सेट्रस पेरिबस का ये मतलब होता है और जितनी भी और चीज़ें हैं, चाहे वो कंज्यूमर की इनकम हो या फिर कंज्यूमर की चॉइस हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। और जो सेट्रस पेरिबस होता है वो कौन सा फ्रेज होता है? वो एक लैटिन फ्रेज है। लैटिन फ्रेज है ये, जिसका मतलब होता है ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि क्वांटिटी डिमांड करते टाइम सारी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम किसको जज करेंगे? प्राइस को जज करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Now we are going to discuss the important demand determinants, यानी कि important demand determinants क्या होते हैं, किसके बेसिस पे डिमांड की जाती है, वो सारी चीज़ें अब हम इसमें देखेंगे। नंबर 1 जो डिटर्मिनेंट है हमारी डिमांड का, वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर विच अ कंज्यूमर मेनली फोकस, है ना? आप भी एक कंज्यूमर है, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, तो मैं सबसे पहले ये चीज चेक करूंगी कि प्राइस क्या है। आप शोरूम में जाते हैं, आप सबसे पहले चीज का प्राइस टैग देखते हैं कि जो प्राइस है, क्या उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीज को खरीद सकती हूँ या नहीं खरीद सकती हूँ, यानी कि हमारे बजट में वो चीज है या नहीं है। तो जो प्राइस होता है वो एक
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है डिमांड का। अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और किसी चीज़ का अगर प्राइस ज़्यादा हो गया है तो उस चीज़ की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे, हर बार ऐसा ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें जो होती हैं, इवन हर चीज़ के ही एक्सेप्शंस होते हैं, तो उनके जो एक्सेप्शंस हैं उनको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, बट उससे पहले हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे, और साथ ही साथ इसके जो और भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। सो चलिए, तो नंबर 1 आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था कि हम किसी भी कमोडिटी का क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं, और प्राइस के बेसिस पे जो डिमांड होती है वो हमारी होती है। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है, अगर किसी चीज़ का प्राइस थोड़ा कम है तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, और अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम करते हैं। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हर बार ऐसा ही नहीं होता कि अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं उनका अगर प्राइस कम है तो उनकी क्वालिटी भी ख़राब है, ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू परचेज दीज आइटम्स। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट ओनली। अभी जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा आता है सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का मतलब तो सभी को पता है कि मेरा सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है, किसी आपका सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में अगर टीचर्स एब्सेंट हो जाती हैं, ठीक है, तो एडजस्टमेंट लगती है ना कि इनके सब्सटीट्यूट पे इनको भेज दो, इनके बिहाफ पे इनको भेज दो, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट ऐसे ही है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे। इफ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज, द डिमांड फॉर गुड इंक्रीजेज। इफ प्राइस फॉर सब्सटीट्यूट डिक्रीजेज, द डिमांड फॉर गुड डिक्रीजेज। ये इसका मतलब है क्या? अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या करना स्टार्ट करा है, मैंने चॉकलेट सेल करनी स्टार्ट करी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, एक चॉकलेट है मेरी डेयरी मिल्क, ओके, और एक है मेरी 5 स्टार। अब डेयरी मिल्क का जो प्राइस है वो है 40 रुपीज़, और 5 स्टार का प्राइस भी क्या है, 40 रुपीज़। मुझे पसंद क्या है, डेयरी मिल्क पसंद है, मैंने डेयरी मिल्क खरीद ली। क्यों खरीद ली? क्योंकि मुझे ये पसंद थी, पहली बात। तो दूसरी बात, 5 स्टार का भी प्राइस 40 था, इसका भी प्राइस 40 था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी पसंद की डेयरी मिल्क खरीद लेती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पास बाद में पैसे नहीं रहे, हाँ, और 5 स्टार जो है, 5 स्टार का प्राइस 20 रुपीज़ हो गया और डेयरी मिल्क का 40 था, हाँ। अब मैं क्या करूँगी, जब मैं यही सोचूंगी अरे यार कोई बात नहीं, 20 रुपीज़ का यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, तो एक काम करते हैं 5 स्टार ले लेते हैं, है ना। 5 स्टार क्यों ली मैंने, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस, क्योंकि ये 20 में मिल रही है मुझे, सेम क्वांटिटी थी, अब वो कितने की हो गई, 20 की हो गई, और डेयरी मिल्क अभी भी 40 की है। हाँ, यहाँ पे मैं अपनी पसंद नहीं देख रही हूँ, यहाँ पे मैं अपना प्रेफरेंस नहीं देख रही हूँ, यहाँ पे मैं अभी सब्सटीट्यूट की बात कर रही हूँ, सो आप इस बेसिस पे देखना। हाँ, दोनों चॉकलेट है, दोनों एक दूसरे का सब्सटीट्यूट हो सकती हैं। अब तो मैंने क्या खरीद लिया, मैंने 5 स्टार खरीद ली, यानी कि यहाँ पे सब्सटीट्यूट क्या हुआ, डेयरी मिल्क का सब्सटीट्यूट यहाँ पे मैंने 5 स्टार को रखा। अभी जैसे ही डेयरी मिल्क का प्राइस ज़्यादा था तो इसकी जो डिमांड थी वो क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। समझे आप? क्यों? क्योंकि 5 स्टार का जो प्राइस था वो कम हो गया था। तो जब हमारे सब्सटीट्यूट का प्राइस कम होगा तो हमारे गुड की जो डिमांड है वो भी कम होगी, और अगर सब्सटीट्यूट का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो कंपेयर करेगा कि अरे भाई इसका सब्सटीट्यूट तो ये है और ये अगर इतने का आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको खरीद लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? इफ़ द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज, द डिमांड फॉर द गुड डिक्रीजेज। इफ द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट डिक्रीजेज, द डिमांड ऑफ द गुड इंक्रीजेज। अब इसका मतलब है क्या, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे जो बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा ना वो पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल का और कार का रहेगा। अब जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो अब जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है बट उनके घर में कार है, पहले जो पेट्रोल का रेट था वो कम था, लेकिन अब पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो क्या करेंगे, जो कार है ना वो उसको यूज़ करना थोड़ा कम कर देंगे। समझे आप? यानी कि वो किस पे ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड हो जाएंगे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड हो जाएंगे, वो अपना पर्सनल व्हीकल नहीं लेके जाएंगे।
अभी जैसे ही पेट्रोल का जो प्राइस है वो कम होता है, तो जो लोग हैं वो अपने वो कार परचेज करेंगे, वो बाइक परचेज करेंगे, वो और भी व्हीकल्स हैं उसको क्या करेंगे, परचेज करेंगे। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, अब जैसे ही पेट्रोल का दाम कम हुआ वैसे ही किसकी परचेजिंग स्टार्ट हो गई, गाड़ियों की, व्हीकल्स की। ठीक है, और जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया था वैसे ही जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनके जो परचेजिंग है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी क्या हो गई थी, थोड़ी कम हो गई थी। तो हमें इन चीज़ को समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री होते क्या है, कि एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, और अगर दूसरी चीज़ का प्राइस कम होता है तो दूसरी उसकी चीज जो उससे रिलेटेड चीज़ होती है उसका प्राइस क्या हो जाता है, उसकी जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ रहा है तो जो डिमांड होगी उस गुड की वो कम हो जाएगी, और अगर कॉम्प्लीमेंट का प्राइस कम हो रहा है तो जो डिमांड होती है उस गुड की वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब इनकम क्या होता है, इसमें जो डिटर्मिनेंट है वो मेरा इनकम भी है। बिल्कुल सही बात है, जब मेरी इनकम होगी तभी तो मैं चीज़ें खरीद पाऊंगी। इफ़ आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अर्निंग, इफ़ आई डोंट हैव मनी, देन हाउ कैन आई परचेज गुड्स। ठीक है, देन हाउ कैन आई स्पेंड इन इकोनॉमिक ऑल्सो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इनकम मेरी क्या है। अभी जो लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी क्या है, परचेजिंग पावर है। ठीक है, अभी परचेजिंग पावर में हमारे दो गुड्स आएंगे बेटा, क्या आएंगे, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड। अभी नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स क्या होंगे, नॉर्मल गुड्स इज बेसिकली कि जो हमारी नेसेसरी गुड्स हैं। ठीक है, अभी जो नेसेसरी गुड्स हैं क्या हम उनके कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनके कंजम्पशन को ज़्यादा भी नहीं कर सकते। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि सॉल्ट। अब आप बोलोगे कि जो सॉल्ट है ना, अभी तो उसका जो प्राइस है, सपोज वो 20 रुपीज़ का एक पैकेट देते हैं वो, लेकिन एकदम से गवर्नमेंट ने क्या किया, नमक का जो प्राइस है वो 5 रुपए कर दिया पैकेट। ठीक है, अभी तुम क्या बोलोगे भाई, अकॉर्डिंग टू डिमांड, कि जिस चीज़ का प्राइस कम होता है उसकी कंजम्पशन हमें ज़्यादा करनी होती है, और जिस चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है उसकी कंजम्पशन हमें कम करनी होती है। तो क्या आप, अगर नमक का प्राइस 5 रुपए हो गया है तो क्या आप दाल में पहले 1 चम्मच नमक डालते थे, अब क्या आज 5-5 6-6 चम्मच नमक डालोगे, नहीं ना। क्यों, क्योंकि जो चीज़ मेरी नेसेसरी है हम उसको उतना ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर जो गेहूँ है उसका प्राइस कम हो गया है, तो क्या तुम पहले जब 2 रोटी खा पा रहे थे, 3 रोटी खा पा रहे थे, अब क्या तुम 10-10 रोटी खा लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो नॉर्मल गुड है, वो हमारी नेसेसिटी है। तो वो हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करती है, ना ही वो बाहर की जो डिमांड है उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये जो हमारी ज़रूरत है वही रहेगी। लेकिन बात करते हैं हम इन्फीरियर गुड की। इन्फीरियर गुड क्या होता है? इन्फीरियर गुड इज़ बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड rises only up to a certain level of income and decreases with an increase in income। बेटा ये जो गुड्स होते हैं ये एक ऐसे गुड्स होते हैं कि जिसकी जो इनकम लेवल है वो बहुत कम होता है ना, वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ाता है। लेकिन अगर उसी की इनकम क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को क्या कर देता है, कम कर देता है। हर कोई चाहता है सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स, तो अकॉर्डिंग टू द इनकम लेवल वो पर्सन क्या करता है, गुड्स की तरफ आगे जाता है। अगर उसकी इनकम अच्छी हो गई है तो वो इन्फीरियर गुड्स को क्या कर देता है, कम परचेज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर इनकम कम है तो ही हैज़ टू गो फॉर इन्फीरियर गुड्स। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ आज, फिर इसको हम जो ब्रीफ में डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड भी यही चीज़ होती है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, और जैसे ही जैसे उस कमोडिटी का प्राइस कम होता जाता है वैसे ही वैसे जो हमारा ग्राफ होता है, वो जो हमारा कर्व होता है, डिमांड कर्व, वो क्या होता है, अपवर्ड स्लोप करता है। ठीक, तो इस चीज को हम ब्रीफली विद एग्जाम्पल क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।